स्टूडेंट, आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है। पिछले क्लास में हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें थ्योरी पढ़ा दिया गया था, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए गए थे। आज कुछ 5-6-7 प्रॉब्लम है, इसको भी करेंगे हम लोग। और जब ये टाइम बच जाएगा तो हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबरिंग कर दीजिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को 1 मान लीजिए, है ना, या आप पहले से जो 3 क्वेश्चन को 1 मान 2 1 2 3 करके माने हैं, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक ना। पहले सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलिए व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्वेश्चन में कहता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना होगा। मोलर मास दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 मस्ट बी एडेड टू 5.50 kg, यानी कि 5.5 kg ऑफ वाटर में ऐड किया जाता है। तो कहता है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट टू कितना, -10 डिग्री सी, है ना। क्या कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट जाता है, 10 डिग्री सी से कट जाता है। और K और H2 कितना दिया है, 1.86 दिया हुआ वाटर के लिए। हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला कि 5.5 kg पानी में, है ना, 5.5 kg पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल को कितना डाला जाएगा, ताकि कहता है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट टू इतना डिग्री सेल्सियस, माने कि इतना डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और कहता है कि K ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 1.86 दिया हुआ है। तो बताइए, इसमें आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग को WA बराबर क्या करना है बाबू, निकालना है ना। WB मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, 5 वाटर है, तो 5 पॉइंट कितना दिया हुआ, 50 kg दिया हुआ है। KF का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 1.86 किलो केल्विन पर केजी दिया हुआ है। और कहता है कि वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट कितना, -10 डिग्री सी दिया हुआ है ना। माने किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, कम हो जाता है कितना से, यानी कि आपका TF का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू, -10 डिग्री कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो कहता है कि इसको हम लोग को क्या करना है, WA निकालना है। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला से, दो डेल TF बराबर KF हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। KF और गुना ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, बोल तो WA बटा में कितना, A में, और वहां तो यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर WB कर देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ना, तो TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10 डिग्री, है ना। हम लोग को डेल TF का वैल्यू कितना निकलेगा बता, तो डेल TF का वैल्यू लिख सकते हैं TF नॉट माइनस TF बराबर कितना, KF हो जाएगा। अगुना WA हमको निकालना है, A में कितना दिया हुआ 60, ये कितना दिया हुआ 5 पॉइंट कितना 50 है। अच्छा KF का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, वाटर के लिए 1 पॉइंट कितना होता है, 86 होता है। जरा देखो TF नोट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने कितना, 0 डिग्री। देखो यहाँ पर डिग्री सी में दिया हुआ है ना, 10 डिग्री सी। डेल TF अब डिग्री सी में चेंज होता है, डिग्री सी में लो या किसी में केल्विन में लो, क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं कितना बाबू, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी माइनस TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10 डिग्री सी। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सी बराबर कितना हो जाएगा, 1.86 गुना WA बटा में कितना हो जाएगा, 60 इंटू कितना 5.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम इसको सॉल्व करेगा तो देख तो बाबू, माइनस में या माइनस में गुना करेगा कितना, प्लस हो जाएगा। और उसमें जब 10 डिग्री है, यानी 0 डिग्री सी या प्लस कितना 10 डिग्री सी। अब अगर 10 डिग्री सी में 0 डिग्री सी जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना, 10 डिग्री सी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग को WA निकालना है। तो यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं मैं, 1.86 गुना WA डिवाइडेड बाई कितना 60, और कितना 5 पॉइंट कितना बाबू 5 हो जाएगा। अब इसको तुम यहाँ से सॉल्व कर लेगा,
इसको तुम यहां से सॉल्व कर लेगा तो डब्ल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू सब गुना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा गुना 5 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 1.86 हो जाएगा। अब ये जो भी होगा किस में आएगा आपका, ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलो इधर के मिटा लीजिए जल्दी से। चलिए इतना आ गया डब्ल्यू है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं क्या इसको। चलो दूसरा, अच्छा इसी में क्या कहता है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, बस यही निकालना था ना, कितना मास होगा डिजोल्व करेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, बन गया पहला क्वेश्चन, मतलब कि ये चौथा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू कल के अनुसार देखा जाए तो नंबरिंग करेंगे तो आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सॉल्यूशन है कंटेनिंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर है ना। कहता है कि डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ क्या, नैप्थेलिन, लोअर द एमपी बाई इतना डिग्री सेल्सियस, यानी कि एमपी मतलब समझना है यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही थी ना, क्योंकि दोनों का लगभग वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई मैटर, कोई भी लिक्विड अगर फ्रीज कर जाता है तो उसको मेल्ट करने के लिए 0 पॉइंट से ज्यादा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर कोई कोई लिक्विड है, वाटर है, अगर 0 डिग्री सी पे अगर फ्रीज करता है तो उसको पिघलाना है, सिर्फ बॉयल नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग मेल्ट करेंगे तो क्या होने लगेगा कि उससे थोड़ा सा 0.0 डिग्री सेल्सियस है और आप इसको क्या करोगे कि 0.5 डिग्री सेल्सियस तक करते हो तो धीरे धीरे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग जो है क्या होता है, उनका वैल्यू हम लोग सेम मानते हैं। पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, एमपी बाई कितना दिया हुआ 0.68 डिग्री सी। कहता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। कहता है कि केएफ ऑफ नैप्थेलिन इज कितना 6.8 केल्विन केजी पर मोल। नैप्थेलिन क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, इतना ग्राम दिया हुआ है। तो निकालिए, हम लोग को निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, यही ना। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 25 पॉइंट कितना बाबू 6 ग्राम दिया हुआ है ना। WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर द MP बाई डेल्टी एफ का वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया हुआ है 0.68 डिग्री सी दिया हुआ है। अच्छा KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.8 दिया हुआ है ना। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर पहले मास निकालना पड़ेगा। अच्छा जरा देख लो यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, तो सल्फर का फार्मूला बोलने का मतलब है कि सल्फर कहां पर हो सकता है, मॉलिक्यूल में हो सकता है। अगर कोई बोलता है कि H2O का पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो पानी में क्या है प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वाटर में। यहां पर आपको बात क्या करेगा कि सल्फर है, इसका मतलब कि सल्फर एक मॉलिक्यूल में होगा और मॉलिक्यूल की उसकी संख्या कितनी है ये पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर एटॉमिक मास तो मेरे को पता है, सल्फर का कितना होता है 32, तो ये एटॉमिक मास नहीं निकालना बल्कि सल्फर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसका मतलब कि या तो H2 हो सकता है, या तो H6 हो सकता है, या H4 हो सकता है, एसिड हो सकता है, कुछ भी इनमें से हो सकता है। यानी कि ये नंबर कितना है सल्फर का, अगर वो पता चल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहला काम होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, ये क्या माने थे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है मेरा सल्फर है, तो सल्फर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। और जब ये निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं हम लोग, देखो जरा सा बनाते हैं क्वेश्चन पर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िए बार बार, जितना बार क्वेश्चन पढ़ेगा उतना बार आपको समझ में आएगा, है ना। तो पहला कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का
है ना। सबसे पहला ही स्ट्रेटेजी यही होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, और जो मांग रहा है उसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना। फिर लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो कहता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ सल्फर डिजोल्व इन इतना ग्राम, 1000 ग्राम में 25.6 ग्राम परसेंट, इसका मतलब ये सल्फर मेरा सॉल्यूट हो गया, और यहाँ मेरा नैप्थेलिन क्या है, मेरा एक प्रकार का सॉल्वेंट है। लोअर द एमपी बाई इतना डिग्री सेल्सियस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट बोले, वो लगभग वैल्यू सेम माना जाता है। तो 0.6 at a degree C, what is the molecular formula of sulfur, और सल्फर यानी KF फॉर नैप्थेलिन का दिया हुआ कितना 6.8 केल्विन के दी फॉर्मूला, सारा डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग को पहला टारगेट होगा कि मोलिकुलर मास निकालना है ना। तो चल हम लोग बोल सकते हैं कि डेल TF इक्वल टू KF गुना WA बटा में MA, और ऊपर में 1000 और नीचे में कितना बाबू WB। सबसे पहला काम हम लोग का यही होता है कि फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, याद भी हो जाएगा, और आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है सिस्टमैटिक वे में सारा चीज होता है। तो देखो डेल TF का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है 0.68 बराबर KF का वैल्यू कितना है 6.8 गुना KF का वैल्यू नहीं है, चलो ठीक है। WA का वैल्यू कितना दिया हुआ जरा 25.6 गुना 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट निकालना है। और देखो तो यहाँ पर अगर 1000 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया तेरा 1000 दिया हुआ, तो ये भी ग्राम में, तो ऊपर में 1000 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 1000 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर चलिए MA इक्वल टू 6.8 गुना 25.6 डिवाइडेड बाय कितना, नीचे आ जाएगा 0 पॉइंट कितना बाबू 68। अब इसको तो यहाँ से कैंसिल कर दें, ये डबल जीरो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा तेरे पास 100 हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा तेरे पास 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फर कितना आ गया तेरे पास, कितना 256 ग्राम पर मोल। अब ये तो आ गया आपका क्या बाबू मोलिकुलर मास आ गया, लेकिन आपको मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो हमने मान लिया लेट करके, क्या मान लेंगे दो कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज कितना Sn मान लिया। n क्या है, सल्फर की कितनी संख्या है, एटॉमिसिटी, ठीक ना Sn। तो देख तो इसलिए मोलिकुलर मास ऑफ Sn बराबर कितना लिखेगा n गुना एटॉमिक मास ऑफ क्या बाबू सल्फर लिखेगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो Sn का मोलिकुलर मास कितना निकाला तुमने 256 निकाला, 250 कितना 6 बराबर देख तो n गुना, जैसे मैं बोलता था ऐसे समझो, जैसे मैं बोलता था यहाँ पर जैसे H2O का मोलिकुलर मास निकालो, तुम क्या बोलता कि हाइड्रोजन को है 2, तो लिखता था 2 गुना एटॉमिक मास ऑफ क्या हाइड्रोजन होता था ना। फिर कहते ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है हम लोग को। Sn माने है मोलिकुलर फार्मूला, तो S यानी कि S की संख्या कितना n, तो n गुना 8 S का क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। शॉर्ट थोड़ा दिखाई नहीं देगा, तो वहां पर क्या जब स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो ऐसे जूम कर लीजिएगा, ऐसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक को 80 डॉट मास कर दिए, ठीक है। ये होगा 256 बराबर कितना बाबू S का n का वैल्यू n हो जाएगा, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, इसलिए n बराबर निकालोगे तो 256 डिवाइडेड बाय कितना 32, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा खर्च चलो तो 8 दूनी का 16, ये बात 8 बार में कट जाएगा, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 8। इसलिए कितना हो जाएगा सल्फर का मोलिकुलर फार्मूला देख तो Sn, और n की जगह पुट कर दो S, और यहाँ पर क्या कर दो 8, यानी कि सल्फर का मोलिकुलर फार्मूला कितना है S8। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि सर ये S8 ही सही है, आप इसका मोलिकुलर मास निकालो, अब सल्फर का 32 में 8 से गुना करो, अगर 256 आ गया तो सही है, नोट कीजिए, हो गया। चलो हटा दें, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, है ना। कहता है an aqueous solution contain 5% by mass of यूरिया। क्या करता है कि यूरिया का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें यूरिया कितना है 5% मास, यानी कि कोई यूरिया का सॉल्यूशन अगर होगा तो उसमें 5 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है। फिर कहता है कि उसमें 10% बाई मास ऑफ ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है ग्लूकोज, और टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 100 ग्राम। ठीक है। इफ द के फॉर वाटर दिया हुआ 1.6 केल्विन केजी पर मोल, तो कहता है कैलकुलेट द डेल्टीएफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और कहता है कि एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है, यानी कि एक तो डेल्टीएफ निकालना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा मेरा, देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या दिया हुआ है देख, तो कोई सॉल्यूशन है ना, इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है कितना 10% बाई मास, है ना, यानी कि कह सकते हैं वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बोल तो 10 ग्राम, है ना। इसमें प्रेजेंट है यूरिया भी प्रेजेंट है, और ये कितना 5% बाई कितना बाबू मास, यानी कि वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब तुम यहां से मोल निकाल सकते हो, इसलिए देख तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना 10 ग्राम, तो गिवन मास बटा में मोलिकुलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है भाई 180 होता है, 180 होता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 180, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 1 बटा कितना 18। इसीलिए मोल ऑफ ग्लूकोज निकल गया। मोल ऑफ यूरिया की अगर बात कर ले, यूरिया का गिवन मास कितना 5 ग्राम 5, और मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है 60। इसको सॉल्व करेगा तो 12 बचे कितना 60 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना 12 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए टोटल मास की बात करेंगे हम सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का, ये भी मेरा सॉल्यूट है, ये भी मेरा सॉल्यूट है, और वाटर भी प्रेजेंट है। इसमें क्या है, वाटर कितना है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ टोटल मास, टोटल मोल अगर बात करेंगे तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, देख तो मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ क्या बाबू यूरिया, यहाँ से निकाल तो टोटल मोल कितना निकल जाएगा, ग्लूकोज का मोल कितना है 1/18 है, और प्लस 1 बटा कितना 12 है। अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो 12 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा बोल तो, इसको निकालेगा 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके बाद करेगा फिर 3 से, ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 3 18 2 कितना 36, कितना हो जाएगा बाबू 36 हो जाना। इन दोनों कैल्शियम लेगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी टोटल मोल कितना आ जाएगा तेरे पास 5 बटा कितना 36। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मोल आपके होगी कितने बाबू 5/36, याद रखना। आप देख तो नाउ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम, पता है ना, परसेंटेज बाई दिया है, तो टोटल कितना है 100 में से 5 ग्राम प्रेजेंट है यूरिया और 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है ग्लूकोज, तो टोटल मास हो गया। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बोल तो, तुम बोलेगा कि सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, 100 में से घटा जाएंगे सॉल्यूशन में से, तो देख तो सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास कितना निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना है तेरे पास 100 है, और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, एक सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम और दूसरे सॉल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम, तो टोटल कितना है 10 प्लस कितना 5 बराबर हो जाएगा 100 - 15 और
इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा फाइनली 85 ग्राम हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि तेरा WB बराबर कितना हो गया 85। W/B कितना होगा तेरे पास 85 हो गया। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है, बोल तो क्वेश्चन कहता है कि डेल TF निकालो। पहले क्या क्वेश्चन कर रहा था कि कैलकुलेट द डेल TF निकालना है, तो डेल TF बराबर कितना KF गुना, अच्छा देख तो मोलालिटी की जगह अब वेट की बात नहीं करेंगे, है ना, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी मोल निकाल चुके हैं। अच्छा दूसरी चीज बच्चा बोलेगा कि सर हम WA क्यों नहीं बोल सकते हैं, जब मास ऑफ सॉल्यूट आपका पता है 10 ग्राम 5-15 ग्राम, तो मोलिकुलर वेट क्या नहीं हो सकता है। इतना लड़का लोग सोचेगा कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 या यूरिया का 60 कर देंगे, तो 180 60 कर देंगे तो ये टोटल मोलिकुलर मास हो जाएगा। नहीं हो सकता, मोलिकुलर मास किसी एक कंपाउंड का हो सकता है ना। 4 गो सॉल्यूट प्रेजेंट है तो चारों का मोलिकुलर मास को जोड़ करके एक नहीं मान सकते हम, आई बस ना। तो इसीलिए हम लोगों ने डेटा के अनुसार हमने मोल निकाल लिया। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल TF इंटू एम होता है, तो मोलालिटी की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में कितना बाबू, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें ग्राम, इधर ग्राम में रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से कर देंगे। बताओ यहाँ पर डेल TF इक्वल टू 1.86 के फॉर वाटर के लिए होता है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम आसानी से देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी, नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे क्या वाटर, है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, टोटल मोल कितना निकाले हैं सॉल्यूट का 5 बटा कितना बाबू 36, देखो यहाँ पर निकला हुआ है टोटल मोल 5 बाई कितना 36 मोल हो गया, और ऊपर में 1000 कर देंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले हैं 85 ग्राम, देख लीजिए है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका 85। अब यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा सारा चीज, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सॉल्व करने के बाद मेरे को लगता है कितना आ जाएगा, ये लगभग होता है 3.04 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी हो जाए आ गया, है ना। सॉल्व कर लीजिए 3.0 या हो सकता है थोड़ा डाटा चेंज हो, एक बार कैलकुलेशन करते समय देख लीजिएगा, ठीक ना। अब कहता है मेरे को क्या कि डेल TF का तो वैल्यू निकाल दिया, अब कहता है कि सर अब ये चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। देख तो नाउ, अच्छा क्वेश्चन हो गया होगा ना, इसको मिटा सकते हैं, चल देखा नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बोलते बाबू, हम जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर कितना होता है, TF नॉट माइनस कितना TF होता है। तो ये हमारा सॉल्वेंट का और ये मेरा क्या बाबू सॉल्यूशन का। तेरे को डेल TF का वैल्यू दिया हुआ है 3.0 कितना 4, और TF का वैल्यू तेरे को दिया हुआ कितना, देखते हैं यहाँ पर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, अब माइनस तेरे को TF का वैल्यू तेरे को क्या करना है निकालना है। तो तुम इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो TF इक्वल टू कितना 0 डिग्री C और माइनस कितना 3.04 यानी कितना माइनस 3.04 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में। यहां से तेरा TF निकल गया और यहां से तेरा डेल TF निकल गया, दो चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। चलो नोट कीजिए, हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वां नंबर क्वेश्चन। इतना ज्यादा न्यूमेरिकल करवा दिया जा रहा है, मेरे को नहीं लगता कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन होना चाहिए आप लोग को, ठीक ना। बोर्ड यही लेवल का नहीं, नीट जेई मेन तक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग कितना कमांड करते हैं इस चीज पे डिपेंड करता है। अब
जितना क्वेश्चन करो उसको बार बार रिवीजन करो, है ना। फालतू क्वेश्चन नहीं बनता है, उसके बारे में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है ना। जितना कॉपी में है कॉपी जरूर कमांड कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आउटसाइड एनसीईआरटी है ना। कल का जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी से था, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में मिलेगा, अभी जस्ट इसके बात करेंगे हम लोग। कहता क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉयल एट इतना केल्विन टेम्परेचर पे। देखो एक्वा सॉल्यूशन है शुगर का, कोई सॉल्यूशन है जो इतना केल्विन पर क्या करता है, बॉयल करता है। कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कहता है कि केएफ एंड केबी फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86, अब देखो के बाई एस्मोल दिया हुआ है, यानी कि केएफ का यूनिट दिया हुआ है के बाई एस्मोल, इसका मतलब कि केल्विन। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है इस चीज को, केल्विन केजी पर मोल हम लोग लिखते थे, और ये केजी पर मोल यहाँ पर मोल पर केजी जो हो जाता था क्या हो जाता मोलालिटी। तो यहाँ पर इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो केएफ का वैल्यू दिया हुआ है और केबी का वैल्यू दिया हुआ है, और कहता है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है। और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉयल एट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ इतना, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है गिवन केएफ इज इक्वल टू कितना है 1.86, और केबी बराबर कितना दिया हुआ है 0.512 दिया हुआ है, ठीक ना। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। चलो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब कि तुम्हारा टीएस का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू 373.128 केल्विन। अब तेरे से पूछता है कि टीएफ का वैल्यू यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है, तेरे को निकालना है। क्या करेगा, सोचो क्या करेगा, क्या किया जाए बताओ जरा। देख तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, तो डेल टीबी बराबर केबी गुना कितना एम लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल टीबी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कितना बाबू, देखते हैं बाबू टी एस माइनस कितना टी नोट, टी नोट को मानते क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू वाटर मानते थे, और यहाँ टीएस क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या था आपका सॉल्यूशन था, है ना। बराबर केबी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, देख तो 0.512 गुना यहाँ से एम का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना, टीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 373.128, और टी नोट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बाबू 0, एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन सा होगा मेरा वाटर होगा, और सॉल्वेंट का यानी पानी हमारा है उसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी देखो यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू रखेंगे केल्विन। आई बात समझ में, तो 0 डिग्री सी को क्या लिख सकते हैं बोलो 373 लिख सकते हैं। सॉरी यार देखिए वाटर का सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सी होता है ना, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सॉरी बोला, जो वाटर का बीपी कितना होता है 100 डिग्री सी, तो 100 में 273 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 373 हो जाएगा। चल देखते हैं ये हो जाएगा टीएस हो गया आपका सॉल्यूशन का बीपी माइनस बीपी और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 में 200 जोड़े 273 कितना 373 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना 0.512 गुना कितना m, यहाँ से तुम मोलालिटी का वैल्यू निकाल सकते हो, इसलिए m इक्वल टू कितना 373 में से 373.128 में से इतना घटा देते कितना हो जाएगा 0.128 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना 0.51 कितना 2 हो जाएगा ना। और तुम इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, क्या मिलेगा 8 चौका 32 है ना, 2 चौका 8 3 11 4 1 4 1 5, ये काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा बाबू 4 बार में हो जाएगा, यानी कि तेरे पास मोलालिटी का वैल्यू कितना आ गया 1/4 आ गया, है ना। या इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0.25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मोलालिटी का वैल्यू पूछ दिया, आप तेरे से पूछ रहा है कि टीएफ का वैल्यू क्या हो, निकाल दो यहां से, क्या करेंगे बता दो। इसलिए we have to calculate
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे फ्रीजिंग बताओ तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, के एफ गुना कितना स्मॉल एम। अब देखो इस काम से हमने क्या निकाल लिया, मोलालिटी का वैल्यू निकाल लिया। अब यही मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। टीएफ के बारे में क्या लिख सकता है बोल सकता है कि टीएफ नॉट माइनस कितना टीएफ हो सकता है बराबर के एफ का वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में दिया हो कितना बाबू, कहा दिया 1.86। मोलालिटी का वैल्यू तू कितना निकाला है 0.25 निकाला है। तो देख तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ये हमारा क्या है बाबू सॉल्वेंट है और ये क्या मेरा है सॉल्यूशन। अब तेरे से पूछ रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज करता है 0 डिग्री सी पे। क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री सी माइनस टीएफ तेरे को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर कितना हो जाएगा बोल तो 1.86 गुना 0.25, कोई दिक्कत नहीं है। तुम काट भी सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देख यहां से तेरे को टीएफ चाहिए, इसको क्या करोगे तुम इधर ले जाओगे, इसको क्या करोगे तुम इधर लाओगे, कितना 0 डिग्री सी और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 1.86 गुना 0.25 बराबर कितना टीएफ हो जाएगा। तो 0 में से किसी चीज को घटाओगे तो माइनस ही आएगा ना, कितना आ जाएगा माइनस 1.86 गुना 0 कितना बाबू 25 बराबर कितना टीएफ। अब इसको आप लोग माइनस 1.86 में 0.25 से गुना कर लीजिएगा ना। चल ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आपका सॉल्यूशन आ गया। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 हो गया था, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर कितना 10। 10 क्वेश्चन है ना। देखो क्या कर रहा है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन के लिए इतना दिया हुआ है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि तेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन केएफ कितना दिया हुआ 5.12 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है, समझे ना। कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या करना आपको निकालना है। तो क्या जानते हैं बता दो, हम लोग पढ़े थे रिलेशन पिछले क्लास में कि मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है 10 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, पढ़े थे ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना 10 इंटू कितना केएफ बोल सकते हैं। केएफ क्या है मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, लगा दिया पर 10 इंटू केएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.12 बराबर कितना हो जाएगा 51 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा केल्विन पर मोल 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में। चलो बन गया क्वेश्चन, बस सिंपल रिलेशन का क्वेश्चन था और इसी रिलेशन का यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको, है ना। चलो ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट करो, मैं इसको मिटाऊंगा। हो गया, चल देखो कुछ नहीं करना है, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है। ये रिलेशन मेरे को पता है ना, कल लिखवाया था मैंने, है ना, कि मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। और यहाँ पर मोल पर केजी तब बोला जाता है जब 1 केजी सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, ठीक ना। ये चीज है, ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत काम का है ना, क्वेश्चन में दे देगा, है ना। तो वहां से बनाना पड़ता है, उनको वहां पर डाल करके वैल्यू, अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा तो केएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको ये वैल्यू पूछ रहा है तो केएफ में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चल हो गया ना स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन यानी डेल टी एफ का वैल्यू, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में गिवन है क्या बाबू, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बेंजीन इस कितना 0 पॉइंट, यानी कि डेल टी एफ का वैल्यू दिया है 0.84 डिग्री सी। ठीक है, कहता है कि द मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज इतना दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट याद रखना, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया, 51 पॉइंट कितना 2 दिया हुआ है। देखो केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम। ठीक है, कहता है ऑफ द सॉल्वेंट, कहता है कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कहता है कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, व्हाट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज स्मॉल एम बराबर क्या है, व्हाट है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देख तो डेल टी एफ बराबर कितना, के एफ गुना कितना एम, यहां से एम निकाल सकता है, डेल टी एफ भाई कितना के एफ। तेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली के एफ का वैल्यू दिया नहीं है, तेरे को तो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो तू के एफ का वैल्यू निकाल सकता है और के एफ का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो क्वेश्चन हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो देखो यहां से क्या कर लेगा बता दो बाबू। नाउ के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ तो, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कितना 10। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट बराबर होता है के एफ गुना 10, तिरछा तिरछी हो जाता है, हमको के एफ निकालना है तो के बराबर कितना, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कितना 10। तो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट जरा कितना है, जरा देख तो 51.2 है, डिवाइडेड बाई कितना से कर देगा, 10 से गुना करेगा तो कितना जाएगा 5.12 हो जाएगा। अब इस के एफ का वैल्यू, तेरे को के एफ आ गया 5.12, अब इस के एफ का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा वैल्यू। इसलिए एम इक्वल टू कितना, डेल टी एफ डिवाइडेड बाई कितना के एफ, और डेल टी एफ का वैल्यू क्या रखता है 0.84 डिग्री सेल्सियस है, और के एफ का वैल्यू तो रखेगा, के एफ का वैल्यू कितना निकल गया 5 पॉइंट कितना 12। अब इसको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, नोट कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, मास तुमको बोलेगा निकालने के लिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया रहेगा, के एफ का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो रिलेशन याद रखेंगे वहां निकाल के पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको एआईपीएमटी के मेंस एग्जाम में पूछ चुका है, मेंस एग्जाम में, ठीक है ना, जेई मेंस नहीं, मेंस का पहले 2000 मेरे को लगता है कि 2012 में, 10 में, 12 में, 11 में, 2008 से लेकर के 2012 तक पीटी और मेंस होता था, ठीक है ना। यानी कि लड़के पहले प्री पास करते थे, फिर मेंस के एग्जाम में बैठते थे। मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 2 एलिमेंट है, कौन कौन, एक ए है और एक बी है, और दोनों कंपाउंड बनाता है, क्या फॉर्म्स कंपाउंड, एक AB2 बनता है और एक दूसरा कंपाउंड AB4 बनता है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में, ए और बी आपस में रिएक्ट करके 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक का नाम AB2, दूसरे का नाम AB4। कहता है फुल स्टॉप के बाद कि व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर द यानी कि डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब घट जाना, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना दिया है बाय 2.3 डिग्री सी। कब, जब 1 ग्राम AB2 को डिसॉल्व किया जाता है किसमें बाबू, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, ठीक है। कहता है कि वेयर, कोमा के बाद, वेयर 1 ग्राम ऑफ AB4 को अगर डिसॉल्व करते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय कितना 1.3 डिग्री सेल्सियस।
तो कहता है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, देखो क्या दिया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इन 1000 ग्राम, यानी कि पर केजी कितना दिया हुआ है, 5.1 दिया हुआ है, यानी कि 5.1 केल्विन केजी पर मोल, केजी का मतलब 1000 ग्राम है ना, इन 1000 ग्राम कितना 5.1। कहता है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए और बी का एटॉमिक मास आपको निकालना है ना। देखो ए है और बी है, उन दोनों को सॉल्यूशन में मिलाया, एक बार कंपाउंड बना Ab2 और एक बार कंपाउंड बना कितना Ab4 इस सॉल्यूशन में, है ना। कहता है कि इसका मास कितना है, W में Ab2 कर देता हूं, कितना बाबू 1 ग्राम है, और इसका कहते WaB4 कितना है, इसको भी मैं 1 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इसका मोलिकुलर मास मान लेते हैं Ab2 कितना, इसका मोलिकुलर मास Ab2 हो गया, और इसका मोलिकुलर मास मान लेते हैं कितना Ab कितना 4 हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20 ग्राम में ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन सा, बेंजीन, और इस बेंजीन का मास दिया कितना बाबू 20 ग्राम दिया हुआ, यानी कि WB13 कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। हम लोग को कहता है ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है ना। बी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, बी और ए का एटॉमिक मास क्या करना आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये सारा चीज आपको कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि Ab2 को 1 ग्राम Ab2 को डालेंगे तो डेल्टीएफ का वैल्यू इतना हो जाता है, और 1 ग्राम Ab4 को डालेंगे तो डेल्टीएफ का वैल्यू कितना होता है, इतना हो जाता है। तो चलो बारी बारी से करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर Ab2 के लिए, क्या करते हैं फॉर Ab2 के लिए हम लोग बोलते हैं कि लेट द एटॉमिक मास ऑफ ए कितना स्मॉल है, और कहता है बी कितना हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक ना। ए का एटॉमिक मास कितना ए है, और बी का एटॉमिक मास कितना है बाबू बी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख तो यहां से तुम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2 क्या निकाल देगा, बोल तो एटॉमिक मास ऑफ ए की संख्या कितना है 1 है तो 1 गुना ए का एटॉमिक मास कितना माना था ए प्लस, देखो ए की संख्या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कोई एलिमेंट है उसकी संख्या में उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ए की संख्या कितना 1 और ए का एटॉमिक मास कितना ए प्लस बी को है 2, तो 2 गुना बी का एटॉमिक मास कितना माने बाबू बी माने, तो कितना हो जाएगा बोल तो Ab2 का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस कितना 2b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा Ab का Ab2 तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया बाबू 1 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, Ab2 पता चल गया। अच्छा इसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू तेरा कितना दिया हुआ है बता दो, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है लोअर बाई 2.3 डिग्री सी है ना, तो 2.3 डिग्री सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेंजीन है तो केएफ हमेशा क्या रहेगा बेंजीन के लिए कांस्टेंट रहेगा, है ना। चल हो गया, और याद रखना Ab2 के लिए Ab4 के लिए कितना 1.3 डिग्री सी। मैं इधर से मिटा दूं क्वेश्चन पर, एक स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से, स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, क्वेश्चन तो होगा ही तेरे पास, है ना। चलो देखो याद रखना Ab4 कितना से डाउन करता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट या सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कितना से डाउन करता है 1.3 से। तो अब इसके लिए तुम एक इक्वेशन बना है ना, इसलिए डेल टीएफ बराबर केएफ अगुना WAB2 बटा में MAB2 अगुना ऊपर में 1000 करेंगे कब जब WB होगा हमारा, है ना, किसमें ये आपका ग्राम में होगा। तो डेल टीएफ कितना है 2.3 डिग्री सी बराबर केएफ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा भाई, है ना। बेंजीन में केएफ का वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में रखी है, तो केएफ का वैल्यू कितना दिया होता है इसका मिटा दिए कितना था 5.12, चलो कुछ नहीं तो 5.12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, होता ही यही होता है सर
और WaB2 का वैल्यू कितना 1 ग्राम, ऊपर में 1000 हो जाएगा। और NaB2 का फॉर्मूला कितना निकाला है, मोलिकुलर मास इसका A+2B, और यहाँ पर गुना कितना WB का वैल्यू कितना, बेंजीन का मास कितना दिया हुआ सॉल्वेंट का 20 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करेगा तो देख तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 2.3 बराबर 5.12 गुना 1000 डिवाइडेड बाई 20 में A से गुना करेगा तो 20A प्लस 2B में 20 से गुना करेगा तो कितना 40B हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दे 2.3 हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा 20A प्लस कितना 40B बराबर कितना 5.12 गुना कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब तुम इसको तुम सॉल्व कर ले, सॉल्व करेगा तो ए बी के फॉर्म में आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करेगा तो 5 1 2 1 2 3 और 2 देना, यानी कि ये 5120 आ जाएगा। यानी कि इसको तुम गणना करेगा तिरछा तिरछी ये हो जाएगा तेरा का, इसको सॉल्व करेगा तो 23 दूनी का 46 46 0 40 ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना, और ये हो जाएगा 23 में 4 से 92 हो जाएगा। 92 एक डेसिमल है, यहाँ पर हो जाएगा तेरा 0 हो जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल है, ये हो जाएगा 92, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी हो जाएगा तेरा बराबर कितना हो जाएगा, ये 5120 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 512000 और 2 के बाद डेसिमल 2 हटा दिया, इतना बच जाएगा, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पर ये हो गया तेरे पास 46A प्लस 92B बराबर 5120। इसको इक्वेशन क्या मान लिया तूने 1 मान लिया। कैलकुलेशन देखना, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो अपने से। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग AB2 के लिए निकाला, अब AB4 के निकालेंगे, ठीक है ना। सिमिलर रिजल्ट है फॉर AB4 के लिए। AB4 के लिए सारा चीज वही रहेगा। यहाँ पर AB4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख तो AB4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर सारा कुछ सेम रहेगा। एम ए के जगह कितना है AB4 है ना। मोलिकुलर मास ऑफ AB4 कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ए कितना 1 गुना कितना 1 प्लस ए गुना 1 बी कितना 4 गुना एटॉमिक मास ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी माने है ना। यहाँ पर देख लो माने हैं एटॉमिक मास ऑफ ए कितना ए, एटॉमिक मास ऑफ बी कितना बी माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तेरे पास कितना ए प्लस कितना 4b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका WAB तुम्हारा 4 दिया हुआ कितना 1 ग्राम, वेट ऑफ बेंजीन दिया हुआ WB कितना तेरा दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, और KF का वैल्यू भी तेरा पास वही रहेगा 5 कितना 12 रहेगा, है ना। और इसके माध्यम से क्या करेंगे, एक इक्वेशन ऐसा बनाएंगे A प्लस बी और A प्लस बी के फॉर्म में 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेंगे, दोनों को सॉल्व करके A B का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इतना नोट कर दो, पहले आगे बढ़े, चला जा। अब देखते हैं चलो तो इसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसके लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू 1.3 डिग्री सी, याद रखिएगा। तो चलो इसके लिए लगा दो डेल्टा टीएफ, इसलिए इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बोल तो बाबू, केएफ गुना WAB4 डिवाइडेड बाई कितना बाबू MAB4 ऊपर में 1000 और नीचे में कितना WB कर सकते हैं। डेल टी एफ का वैल्यू 1.3 डिग्री सी यानी 1.3 कर दो, KF का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.12 गुना इसका WAB4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल दो। यहाँ पर ये भी 1 ग्राम है 1000 है, और यहाँ पर तेरे को ये कितना निकाला है A प्लस 4B मोलिकुलर मास, तो यहाँ पर A प्लस कितना 4B हो जाएगा और गुना WB का वैल्यू कितना 20 है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, कितना जो 1.3 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अब गुना कितना हो जाएगा A में 20 करेंगे तो 20A प्लस 20 का 80B हो जाएगा बराबर कितना 5.12 गुना
1000 हो जाएगा ना। तो 13 दूनी का 26 है ना, यानी कि ये हो जाएगा तेरे पास 26 ए प्लस तेरा वाट कितना आ जाएगा 104, ये हो जाएगा यानी कि 104 बी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना अपना, बराबर 5120 हो जाएगा। ये तेरा हो गया इक्वेशन नंबर 26 ए, यानी कि हो जाएगा 26 ए प्लस 104 बी बराबर 5120। इक्वेशन नंबर कितना 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, अब ये 9th 10th में पढ़े हैं, अलजेब्रा में पढ़े रहिएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके है ना लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा और बी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। निकाल करके ये आपका होमवर्क रहा, इसको निकाल करके बना करके दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। इतना क्वेश्चन करवा दिया, डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट क्या होता है सारा चीज पढ़ा दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, पिछले साल में अपने जो बच्चों को पढ़ाया था उससे समझिए कि बहुत ज्यादा। पिछले बार 3-4 क्वेश्चन करवाया था मैं, इस बार 10-10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक टॉपिक से। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर। ठीक है, हम तो अपना काम कर लिया, अब देखना है कि आप कितना अच्छे से करते हो, है ना। चलिए नोट कीजिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिए इसको पहले। चलिए आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे। हमारा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा जिसका नाम है, लिखेंगे चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप लोग अपना नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दीजिएगा, नहीं नंबरिंग देना है तो अपने तरफ से हेडिंग डाल के लिखिएगा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे बड़ी बात है कि सर आपने तो बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपने यहाँ पर ऑस्मोसिस क्यों लिखा? क्योंकि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान ही आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नजर आएगा। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस की बात करेंगे और हम लोग क्या करेंगे फिर जाके ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। अभी अभी जो पिछला जो क्वेश्चन में करवाया था, बोला था कि ए का और बी का वैल्यू निकाल लेना है ना। आपको एक्चुअली में एटॉमिक मास निकालना है ए का। ए का एटॉमिक मास ए माने थे, तो जो ए का वैल्यू होगा वही एटॉमिक मास ए आएगा, और जो बी का एटॉमिक मास होगा तो बी का एटॉमिक मास कितना माने थे ए बी 2 में। तो देखो तो ए बी 2 में क्या होता था, तो 2 गुना कितना बी होता है ना। तो यहाँ पर बी का वैल्यू निकाल कर उस पर 2 से गुना कर दिया तो बी का एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ए बी का वैल्यू निकाल करके जो थी किए हैं उसमें प्रूव करके देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले डील करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है देखो, जूनियर क्लास में भी पढ़े हुएगा है ना, 9th 10th क्लास में, और 11th क्लास में पढ़े हुएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़े होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। कहता है क्या कि जब कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहां पर मान लेते कंटेनर है और इस कंटेनर के ठीक बीचों बीच में मैंने एक पर्दा लगा दिया। इस पर्दा का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है बाबू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में लिखूंगा एसपीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसपीएम बोलेंगे। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब पी का मतलब होता है परमिएबल, जो आपको परमिशन देगा, है ना, और एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन, एक झिल्ली टाइप का होता है, सेल मेम्ब्रेन जो पढ़े हुए आप लोग, है ना। और मैंने इस सॉल्यूशन का नाम रख दिया, है ना, ए सॉल्यूशन बोला और इसको क्या बोला? बी सॉल्यूशन बोला, है ना। ये अगर सॉल्यूशन है तो इसमें क्या प्रेजेंट है बाबू? इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। इसमें भी क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। मैंने मान लिया कि इसमें जो है आपको 500 ग्राम क्या है आपका वाटर प्रेजेंट है, समझे ना, और इसमें क्या है 50 ग्राम क्या प्रेजेंट है बाबू? शुगर प्रेजेंट है। और इसमें क्या है कि 500 ग्राम आपका वाटर प्रेजेंट है और इसमें क्या है 250 ग्राम क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, ए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा
या बी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो आप ये बोलोगे कि सर इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दैट इज कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर देखेंगे सर 500 ग्राम वाटर में 250 ग्राम शुगर है, यानी कि ये वाला जो है कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट पर केजी सॉल्यूशन जो भी होगा, यहाँ पर लीटर कर लो ज्यादा रहेगा, 500 ग्राम ml कर लो, है ना, और यहाँ पर भी क्या कर लो ml कर लो, 500 ml कर लो। ज्यादा आसान इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे तो मोलारिटी की बात आएगी, और मोलारिटी को वॉल्यूम में डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 500 ml में 50 ग्राम चीनी प्रेजेंट है। ये वाला सॉल्यूशन आपको ज्यादा मीठा लगेगा कि ये वाला सिरप आपको ज्यादा मीठा लगेगा, ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा मीठा लगेगा। जो 500 ml में 250 ग्राम आपका शुगर है, आप बोलोगे कि सर इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है जबकि हमारा पानी की मात्रा उतना ही सेम है, जितना इसमें है उतना इसमें है। इसमें चीनी की मात्रा कम है तो ये मिठास कम लगेगा, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है। तो आप इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, समझिए बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सॉल्यूशन में अगर पानी मिलाने को आपको दिया जाएगा तो आप पानी किसमें मिलाना चाहेंगे? इसमें मिलाना चाहेंगे जो बहुत कम मीठा है, या इसमें मिलाना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा मीठा है? तो आप बोलोगे कि सर पानी हम इसमें मिलाना चाहेंगे क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है। यहाँ तक समझ आ गया? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, समझ आ गया? जिसमें क्या हो सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो उसको बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे बाबू डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। पहला ही लेक्चर में मैंने ये सब चीज पढ़ लिया था। कहता क्या है कि यदि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट मतलब बाबू वाटर, है ना, अगर कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो क्या समझेंगे वाटर, यानी कि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। कहता है कि यदि मूवमेंट का सॉल्वेंट कहता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ होगा भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कि किसके तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाया द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या बाबू ऑस्मोसिस होता है। कोई लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करता है कि लेस केमिकल पोटेंशियल से हायर केमिकल पोटेंशियल तक अगर किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वाया द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो उसको भी क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। कोई लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करता है कि अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा वाया द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या बाबू ऑस्मोसिस। यानी कि ओवरऑल एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है किसके द्वारा, किसके भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा फ्रॉम टू फ्रॉम कहां पर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप वाटर, है ना, आप वाटर मत लिखिएगा, आप सॉल्वेंट लिखिएगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर के अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे मैंने अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, तो कहीं बेंजीन देखा, कहीं नैप्थलीन देखा, है ना, कहीं वाटर देखा, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मूवमेंट का सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया तो क्या बोलेंगे वाटर। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे,
ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे डियर, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। और आप क्या करना कि इसको बना लेना, है ना, ये पहले लिखना ऑस्मोसिस और इसके बाद ये बनाना ये आपका ये फिगर, ठीक है ना। चलो, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट ए से किधर की तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मेरा H2O है, यानी कि H2O मेरा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर किधर जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस जो है ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नहीं, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लेंगे, हटा दे इसको ना, जल्दी करो, लिख लेंगे। लिखेंगे स्टार दे करके, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक टर्म आया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिख लो यहां पर स्टार दे करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको शॉर्ट में एसपीएम बोलेंगे। ये जो होता है एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर होते हैं, ठीक ना। बायोलॉजी वाला बच्चा बताएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पोर का डायमीटर कितना होता है, कल मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताकर भेजेगा, ठीक है ना। देखते हैं कितना पढ़ा है बायोलॉजी सब। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम क्या होता है, लिखेंगे इट इज द थीन, मतलब पतला, थीन एंड पोरस structure which allow the passage of only selective material through itself। क्या है बाबू, ये कहता है कि इट इज द थिन का मतलब बहुत पतला होता है ना, और कहता है कि पोरस स्ट्रक्चर, पोरस का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे उसमें छिद्र होंगे, तो थिन एंड पोरस स्ट्रक्चर होगा विच अलाउ द पासेज, जो कि अलाउ करता है, पासेज का मतलब क्रॉस करना, पास करना, ऑफ ओनली सिलेक्टिव मटेरियल, सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टेड, सब के सब नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर ऑस्मोसिस के केस में सिलेक्टिव मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक ना, थ्रू इटसेल्फ, अपने द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, डायरेक्ट में लिख दूं एसपीएम, इज कॉल्ड एसपीएम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एसपीएम लिख दो, एग्जाम्पल ऑफ एसपीएम क्या हो जाएगा, तेरा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ही आपका प्लांट के केस में जाओ तो भी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो बोलना है ना। गॉड्स ब्लाडर लिख सकते हो, गॉड्स ब्लाडर, है ना। इसके बाद तुम लिख सकते हो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं फिल्टर पेपर सरफेस केमिस्ट्री में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पढ़ा है ना। पार्चमेंट मेम्ब्रेन हमने बोला था कि क्लोराइड को नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट नहीं करते, फिल्टर नहीं करते, उसके लिए स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन चाहिए, लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, गॉड्स ब्लाडर का मतलब होता है ना, जैसे कि मान हमारे बॉडी के अंदर में है या गॉड्स के अंदर में जो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनको कवर करने वाला क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होता है, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग गॉड्स मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन बोलो, है ना। पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलिए। एक होता है आर्टिफिशियल में Cu2 FeCN कितना होता है, 6 होता है, और ये भी क्या होता है, ये भी एक्ट एज सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, मैनमेड होता है। मैनमेड होता है मतलब आर्टिफिशियल होता है, इसको तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है ना। तो एग्जांपल है, ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपके नॉलेज की जानकारी के लिए दे दिया गया है, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको। हो गया, आते हैं अब पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, जो हम लोग को पढ़ाना था। ये तो जानकारी चाहिए थी आपको, जो बताना जरूरी था। लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखेंगे। अब इसको हेडिंग में बिठा देता हूं मैं, है ना। लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझेंगे इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। ये है आपके पास कोई कंटेनर, है ना, और हमने इसमें बना दिया क्या बाबू, ये हमारा बन गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है, एसपीएम है, ठीक है ना। इधर मैंने बना दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर मैंने बना दिया क्या बाबू, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस इज योर ए हो गया, इसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसका नाम दिया बी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। आपको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, तो ये अपना इधर से इधर वाटर का सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते जरा देखो, यहां पर कहने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, है ना, और यहां पर हमने क्या लगाया, एक प्रेशर लगाया। क्या लगाया, प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, क्या है, ये नहीं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह काम करता है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडरेशन नहीं करना है ना। नॉर्मल है, जितना इधर ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लगेगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इधर भी लगने वाला है, तो दोनों में कॉमन है, सॉरी दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉमन है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। कहता है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कि वैसा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, ताकि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो है रुक जाए। यानी कि देखो मान लो कि इधर तो वाटर का मूवमेंट इधर हो रहा है, जब तक ये प्रेशर नहीं था तब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या कर रहा था, हो रहा था। अब कहता है कि हम इधर क्या करेंगे कि हमने इधर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, है ना। जब प्रेशर जब अंदर लगाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। यानी कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर अगर मूव करता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता था, तो प्रोसेस को बोलते थे ऑस्मोसिस, ठीक ना। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देना है, मतलब कि इतना ही प्रेशर लगाएंगे ताकि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो वो सिर्फ स्टॉप कर जाए। ऐसा नहीं कितना कस के प्रेशर लगा दीजिए कि इधर से पानी इधर मूव करने लगे। ऐसे अगर करेंगे तो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस कराएगा, ठीक ना। जो कि जितना भी मिनरल वाटर, केंट वाटर जो हम लोग पीते हैं, है ना, तो वो सब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक ना। हम लोग बोलते हैं ना आरओ, हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, आरओ वाटर। आरओ का मतलब रिवर्स, ओ फॉर क्या, ऑस्मोसिस। पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है ना। तो यहाँ पर हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कराना है, उतना ही प्रेशर लगाना है जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ का सॉल्वेंट यदि इसमें आ रहा है उसको आने से रोक देना है। यानी कि द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन द किधर, ऑन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। ये नहीं करना कितना लगा देंगे कि इधर से पानी इधर आने लगे, नहीं, सिर्फ हम लोग को ऑस्मोसिस को रोकना है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड में उतना प्रेशर लगाएंगे, जिस प्रेशर को लगाएंगे, जिस एक्सटर्नल प्रेशर को लगाएंगे उसी को बोलते हैं क्या बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कोई लोग पाई से भी रिप्रेजेंट करता है, और कोई लोग पी से भी रिप्रेजेंट करता है, और कोई लोग इसको ओपी भी शॉर्ट में बोलता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पाई से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आपको पी भी मिलेगा, आपको कई बार ओपी भी मिलेगा, ठीक है। ओ फॉर ऑस्मोटिक, पी फॉर प्रेशर।
तो मैं शॉर्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई भी लिख सकता हूँ, पी भी लिख सकता हूँ, ओपी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर applied on side the concentrated solution to stop the process of osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बस में लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर किधर लगाएंगे, अप्लाइड ऑन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो यूनिट क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रेशर है तो यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऑस्मोटिक भी तो प्रेशर ही है ना, प्रेशर का यूनिट होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट होगा। लिख लेंगे, देखो इस तरह दिखा करके फिगर में इसको ऐसे काट देना, ठीक ना, मतलब कि इधर से सॉल्वेंट नहीं मूव कर रहा है, ठीक ना, मूव करना था, हमने प्रेशर लगाया, इसको रोक दिया, मतलब कि सॉल्वेंट मूव इधर नहीं करेगा। अप्लाइड ऑन कंसंट्रेशन हो गया, लिखा गया द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में ओपी बोल दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, एमएम ऑफ एचजी हो सकता है ना, पास्कल हो सकता है, एटीसी बहुत सारा हो सकता है, ज्यादा फिगर नहीं होती है। चलो नोट कर लो, पहले ये लिख लेना पूरा और इसके बाद बनाना फिगर, ठीक है ना, पहले थ्योरी उसके बाद फिगर बनाना, ठीक है। चलिए हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ क्या है, तो लिखेंगे the law of osmotic pressure was given by Barkley and Bartleys and Hartley, ये दो साइंटिस्ट हैं, है ना, इनके द्वारा दिया गया था। क्या कहीं भी बोलता भी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कौन एक्सपेरिमेंट किया था, तो बोल देंगे बार्कली एंड हार्टली प्रोसेस पर। तो क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि बार्कली एंड हार्टली प्रोसेस क्या है, या बोलेगा कि बार्कली एंड हार्टली प्रोसेस से आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, ऐसे कर दो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से लॉ से क्या कहता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड concentration of the solution, that is कह सकते हैं
क्या बोल सकते हैं बाबू कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं पाई बोल देते हैं, हम पाई मानकर चलते हैं, ठीक ना। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब सी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान। हो गया, मिटा दे। चलो देखो, हाँ लिख सकते हैं इसको पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी लिख सकते हैं। सीटी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पाई क्या है मेरे यहाँ पर, पाई मतलब 22/7 में समझना। पाई एक ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेटर है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करेगा तो पाई बराबर एक घटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आता है आर सी टी, इसीलिए पाई बराबर सी आर टी लिख सकते हैं। वेयर वेयर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, मोलारिटी भी बोलते हैं, याद करो। मोलालिटी नहीं, मोलारिटी, मोल पर लीटर, ठीक ना। हो गया। और इसके बाद हम लोग आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। अब चूंकि तुम बोलेगे कि सर यहाँ तो गैस तो है नहीं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक ना। आर क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट बोलेंगे। और यहाँ पर टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, इन केल्विन, ऑलवेज याद रखना, केल्विन में मेजर करना है, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। पाई बराबर सीआरटी, है ना, बोर्ड के एग्जाम में आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। तो लिखना पड़ेगा कि दिस लॉ इज गिवन बाय बार्कली एंड हार्टली। कहता है कि अकॉर्डिंग टू बार्कली एंड हार्टली द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों इक्वेशन बनाया, दोनों को मिला करके इस तरह से किया। पाई बराबर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो कांस्टेंट टर्म है R, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। पाई बराबर CRT हो गया यहाँ पर, और ये आपका मेन इक्वेशन हो गया, ठीक ना। इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। चलो नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो लिखेंगे। नोट करके लिखेगा। नोट में पहला रहेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मेन कोलिगेटिव properties which are used in the calculation of molecular mass of large macromolecule कर दो, molecular mass of macromolecule। macromolecule का मतलब होता है लार्ज मोलिक्यूल, कोई बड़ा स्ट्रक्चर का, है ना। मैक्रोमोल लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक ना। लार्ज स्ट्रक्चर को शॉर्ट में एसटीआर कर दिया है, लार्ज स्ट्रक्चर। लाइक पॉलीमर हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन होंगे, ईटीसी, है ना, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर है वैसे मॉलिक्यूल्स का कहता है क्या कि कोलिगेटिव द मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से क्या निकालते हैं, उसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास अभी तक जितने भी निकाला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के माध्यम से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के माध्यम से, वेपर प्रेशर,
वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में देखा था ना, तो वहां से भी मोलिकुलर मास निकलेंगे, लेकिन वहां से कोई लार्ज स्ट्रक्चर के कोई लार्ज मोलिक्यूल का नहीं निकाल सकते हैं। किसकी वजह से निकालते हैं हम लोग? सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये ज्यादा इफिशियंट माना जाता है, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें जो कैलकुलेशन जो तुम निकालोगे 100% एग्जैक्ट वैल्यू आता है, ठीक ना। और ये होता है इजीली वे में हम लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, मैंने चीफ है आपके लिए, सस्ता पड़ेगा, है ना, आसान पड़ेगा, इसलिए इसको बोले द मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल लाइक पॉलीमर, स्टार्च, प्रोटीन, प्लास्टिक, विटामिन etc, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए, सब जितने भी हैं उन सब का अगर मोलिकुलर मास निकालना है तो कहाँ जाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर में। पॉलीमर बोल देने का मतलब ही है कोई बड़ा स्ट्रक्चर का, है ना। चलिए दूसरा नोट करके लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या बाबू? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? जरा देख तो, पाई बराबर क्या होता है? CRT। सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन बराबर मोलारिटी। मोलारिटी अगर मैं बोलूं तो तुम बोल सकता है मोल बटा में कितना? वॉल्यूम बोल सकता है ना, यानी कि n बाई कितना? v बोल सकता है। तो c के जगह हम लिख सकते हैं n बाई कितना? v लिख सकते हैं, r इंटू कितना? t। और देख तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n क्या है? नंबर्स ऑफ मोल है, और मोल को गिवन वेट बटा क्या? मोलिकुलर वेट। तो बोल सकते हैं गिवन वेट बटा में मोलिकुलर वेट, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? v, और क्या हो जाएगा वो? RT। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई, है ना। उधर से मिटा सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो तो हो गया। चलो देखो, जल्दी कीजिए, हो गया ना। चलो देखो, यहां से बोल सकते हैं पाई बराबर W बटा कितना? M, यहाँ पर गुना V था, और क्या था बाबू? R इंटू कितना था? T था। हम लोग को मोलिकुलर वेट चाहिए, ये M है, इधर इसको ले जाओ तो कितना हो जाएगा बोल तो? M बराबर W बटा में कितना? पाई गुना V और कितना? RT हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट W पाई V और कितना बाबू? RT। बोलेंगे वेयर W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर ज्यादा दिक्कत है तो हम लोग हमेशा ये मान कर चलते हैं, एक कर दो यहाँ पर, ज्यादा दिक्कत है शुरू से हम लोग मानते चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया एम ए हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, और एम ए क्या है बाबू? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई सॉल्यूट होगा उसका हमने क्या निकाल दिया? मोलिकुलर वेट निकल गया, है ना। तीसरा नोट देखते जरा सा, हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर, फॉर्मूला में भी देखा हम लोग कितना लिख सकते हैं, CRT, इसको लिखे हैं N बाई V RT। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा अभी हम लोगों ने, N की जगह गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और गुना V और कितना? RT। जरा देख इधर, पाई जो होगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं क्या? अरे बाबा, डेंसिटी बराबर कितना? मास बटा वॉल्यूम। गिवन वेट जो है W ये माने थे, अभी क्या मेरा वॉल्यूम है, तो लिख सकते हैं पाई बराबर ऊपर में क्या हो जाएगा? DRT बटा में कितना? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डेंसिटी में क्या हो गया? रिलेशन आ गया। वेयर D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया बाबू? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। R क्या है? T क्या है? में क्या है पता है आपको? P पाई क्या है आपको पता है। हम लोग जल्दी करो, लो तो जल्दी से, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चल आप देखिए, ये सब काम का चीज है, सब आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बोलता है बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन देगा आपको, है ना। देखो तो ज्यादा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पाई बराबर आ गया DRT बाई कितना? एम ए आ गया मोलिकुलर मास।
हम तो लिखा सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना डेंसिटी, इसको सॉल्व करेगा तो पाई 1 बटा में पाई 2 बराबर कितना d1 बटा d2। कब इस्तेमाल करेंगे, कोई अगर है तो उसका उसमें कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, आपको पता ही है ना। आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट आर एंड क्या बाबू टी, ये तो खैर कांस्टेंट होता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एट द कांस्टेंट क्या बाबू टेंपरेचर हो सकता है। इसी से हम और भी बना सकते हैं कि पाई बराबर डी आर टी है, एम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोल सकते हैं यानी कि पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना बाबू एम ए, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना कम हो जाएगा। अरे बाबा, मोल बटा वॉल्यूम, मोल मतलब गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मोल ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका नंबर्स ऑफ मोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मोल बराबर गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, जिसका ये ज्यादा ये इसका कम, अगर ये इसका कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है तो मोल गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका ये वैल्यू कांस्टेंट अगर 5 ग्राम है या ये 50 ग्राम 100 ग्राम जितना बढ़ते जाएगा मोल का वैल्यू कम जाता है, जैसे मोल का वैल्यू कम जाएगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो पाई बराबर कितना होता है सीआरटी, यानी कि ये कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। आई बस में तो अगर हमने मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किया तो मोल कम तो कंसंट्रेशन कम तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखना, इसके लिए अगर बात करें कंपैरिजन करने के लिए तो पाई 1 बटा पाई 2 बराबर कितना, यहाँ पर हो जाएगा ma2 बटा कितना, ma कितना 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, एक दो और पॉइंट बता देता हूं मैं। हो गया, देखो इधर चौथा में जरा देख तो, इसी में देखो इस तरह से करके पाई बराबर एन बाई भी आर टी, एक तो पाई वॉल्यूम का क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कम। अरे बाबा कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बटा कितना वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम ज्यादा तो मोलारिटी कम, मोलारिटी कम का मतलब कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम का मतलब पाई का वैल्यू कितना कम हो जाएगा। पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना भी, यानी बोल सकता है कि पाई 1 बटा पाई 2 बराबर कितना v2 बटा कितना v1। v क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वेयर v1 एंड v2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये भी बोल सकते हैं कि सर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा, बोल सकते हैं पाई बराबर n बाई भी आर टी, यहाँ पर तुम ऐसे भी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना टी, आर क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो बोल सकता है पाई 1 बटा पाई 2 बराबर कितना n1 बटा कितना n2, और बोल सकता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि पाई 1 बटा पाई 2 बराबर कितना T1 बटा कितना T2, यही बात बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, और कुछ छूटा हुआ है, वॉल्यूम में रिलेशन, डेंसिटी से रिलेशन, टेम्परेचर से, और सारा चीज से मैंने रिलेशन दिया, डेंसिटी से दिखा लिया, ठीक ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, है ना, और इसके बाद न्यूमेरिकल, यानी कि कल ये हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर समाप्त हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू जो न्यू सिलेबस का जो आया है 2021 के लिए जो सिलेबस जो बन करके आया है सीबीएसई का, है ना, तो उसके अनुसार से हम लोग का ये चैप्टर भी कल समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग अभी इस चैप्टर को समाप्त नहीं करेंगे, अभी कम से कम 3 लेक्चर और पढ़ेंगे, एक लेक्चर तो आपको लग जाएगा, इस पर 2-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी लगेगा 4 क्लास, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से, और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, आने वाला ये कल परसों तरसों में ईद बकरीद है शायद, तो मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग को
बकरीद की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। छुट्टी बोलने का मतलब का क्लास नहीं बंद होगा, आपके पास लेक्चर चला जाएगा, आप उसको कभी भी टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, उस दिन नहीं भी पढ़िएगा तो अपना नेक्स्ट डे अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि जो आने वाला जो रक्षाबंधन है उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और रक्षाबंधन के बाद का जो संडे आएगा उस दिन आपका टेस्ट होगा। हो सकता है कि कल वाले क्लास में मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, इसलिए आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट रहेगा, सॉलिड स्टेट से टेस्ट होगी आपकी। जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो करेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अपना कोशिश करेंगे पढ़ने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।